जब भी बाढ़ आती है या बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो बीमारियां कुछ ही दिनों में फैलनी शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करती हूँ बीमारियों का, तो बाढ़ से सबसे पहले जो खतरा रहता है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ का रहता है। वाटर बॉर्न डिजीज़ में डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जिसे कि जनरल भाषा में हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। ये सब वाटर बॉर्न डिजीज़ है और उनके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही जो डिफिकेशन की वजह से, ओपन डिफिकेट लोग जो करते हैं तो डिफिकेशन की वजह से, पानी में मिक्स होने की वजह से भी बीमारियां फैल जाती हैं। तो उसकी वजह से भी बीमारियां फैल जाती है। इसके साथ ही क्योंकि जब भी बाढ़ आती है या बाढ़ जैसी सिचुएशन होती है तो कई जगह छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बन जाती हैं और कई जगह बड़ी वाटर बॉडीज़ भी बन जाती हैं। तो ये क्योंकि सीज़न वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का भी है, तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ जाती है, मच्छरों की तादाद काफ़ी हो जाती है ब्रीडिंग्स के दौरान। ऑन एन एवरेज एक फ़ीमेल जो मच्छर है वो 150 से 200 अंडे देता है और उसको कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं चाहिए होती है। छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज़, जैसे कि अगर छत पर हमारा कोई बॉटल पड़ी हुई है या हमारे गमलों के नीचे जो हम ट्रे लगाते हैं उसमें कोई पानी रह गया है, या कूलर में कोई पानी है, या कट फ्लावर्स जो लगाते हैं उसमें कोई पानी रह गया है, उन सभी जगह वो अंडे देने में सक्षम होते हैं। तो मच्छरों की तादाद एकदम से बढ़ने से, मच्छरों की वजह से जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं उसका खतरा भी बन जाता है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जापानीज़ एनकेफेलाइटिस हो गया, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में क्या होता है, बाढ़ में अगर किसी के घर में पानी आ गया है या किसी के कोई स्कूलों में पानी जमा हो गया है तो लोगों को घर इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो कई बार उनको स्कूलों में डालना पड़ता है या कई बार वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाते हैं। तो डेंसिटी ज़्यादा होने से अगर उनमें किसी को भी कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जैसे निमोनिया हो गया, तो उसके फैलने के आसार भी बढ़ जाते हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी सिविल सर्जन्स को हिदायतें जा चुकी है और सिविल सर्जन्स को बताया गया है कि वो अपना कंट्रोल रूम सेटअप करें, 24/7 वहाँ की एक ड्यूटी लगे और लोगों को उसमें कंट्रोल रूम के नंबर के बारे में अवेयर करवाएं। हर पॉसिबल कोशिश करें कि लोगों तक ये कंट्रोल रूम का नंबर पहुँचे। इसके साथ ही ये हिदायत दी गई है कि स्टॉक, चाहे वो दवाइयाँ हैं या कोई और आइटम है, उसको दुरुस्त करके रखें। स्टॉक, अगर किसी वजह से कोई दवाई नहीं है तो उसको इमीडिएटली प्रिक्योर करें। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के आसपास कोशिश करें कि क्लेanलीनेस रहे, किसी भी तरह का पानी का जमाव ना हो जिससे कि मच्छरों के पनपने के चांसेस कम हो जाएं। सैनिटेशन की सर्विसेज अच्छी हों, इमरजेंसी चुस्त और दुरुस्त हो। इसके साथ ही एक इमरजेंसी वार्ड का सेटअप करें और इसके साथ ही ये सब चीज़ों के साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि जो सिविल सर्जन है, जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्स होती है, उसको तुरंत एक्टिवेट करें। RRT जिसको कहते हैं, रैपिड रेस्पॉन्स टीम, उसको एक्टिवेट करें कि कहीं भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो वो टीम इमीडिएटली अपना काम शुरू कर दे। अगर किसी वजह से हॉस्पिटल के किसी प्रीमिसेस में पानी आ गया है तो उसकी निकासी का काम इमीडिएटली करें, चाहे तो वो उसके लिए पंप का इस्तेमाल करें और अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वैसे भी साफ़ हो जाता है। तो कहीं भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में पानी ना आए इसका इंतज़ाम करें, क्योंकि ऐसी पोजीशन में इलेक्ट्रिसिटी के गुम होने के चांसेस होते हैं। तो उन्हें हिदायत दी गई है, अगर जनरेटर ख़राब पड़े हुए हैं तो तुरंत रिपेयर कराएं, नहीं हैं तो रेंट पर वो हायर करें और ये सुविधाएं उनके पास में होनी चाहिए। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न होना चाहिए, वाटर कूलर्स की सफाई करवाएं, अगर किसी वजह से वो फंक्शनल नहीं है तो उसको फंक्शनल कराएं। इसके साथ ही जो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वेक्टर जनित बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, तो एक वार्ड उसके लिए भी तैयार रखें जिसमें कि मॉस्किटो नेट का प्रोविज़न हो, जिससे कि कोई पेशेंट अगर इन्फेक्टेड आ जाता है जिसको कि मलेरिया या डेंगू है तो कम से कम वो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस हॉस्पिटल में ना हो। तो इन सब की तैयारियां भी वो करके रखें।